दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। देखिए, ज्यादातर ज्योतिषी इसको राजयोग के नाम से जानते हैं और मानते हैं। इसकी परिभाषा कई तरह से जो है ज्योतिष में बताई गई है। कहने का मतलब है, अगर कोई ग्रह नीच का है तो ज्योतिष में ऐसे लोग मानते हैं कि अगर कोई प्लेनेट, कोई ग्रह नीच का है तो वो बुरा रिजल्ट देता है, बुरा फल देता है। और अगर कोई ग्रह उच्च का है तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसा ज्योतिष में ज्यादातर लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो अच्छा वाला फल, उच्च श्रेणी वाला फल कैसे देगा, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है, याद कराया हुआ है कि जैसे सूर्य है, उसको जो पहली राशि है मेष राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि 7 वाले जो राशि है तुला राशि, उसमें नीच का है। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में आप लोगों को पता है कि वृषभ में उच्च का है, वृश्चिक में नीच का है, बुध का है कन्या में उच्च का माना गया है। 12 जो राशि है, 12 नंबर वाली मीन राशि में नीच का माना गया है। ऐसे ही सभी प्लेनेट को अलग अलग राशियों में उच्च का और अलग अलग राशियों में नीच का माना गया है। तो जब कोई ग्रह नीच का होकर के कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो ज्यादातर ज्योतिषियों का यही मानना है कि इसका जो फल होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, वो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि ये ग्रह नीच का है। कुंडली में नीच का प्लेनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ऐसा मानते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। कारण कारण बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ग्रह नीच का हो तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो उच्च का फल दे। रीजन रीजन केवल एक ही है कि दृष्टिगत संबंध से या फिर युति के संबंध से, मतलब कंजंक्शन की वजह से इनका जो है नीच भंग हो जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको ज्योतिषीय भाषा में नीच भंग राजयोग के नाम से जाना गया है। कहने का मतलब, जब कभी भी कोई प्लेनेट का नीच वाला जो असर है, जब वो भंग होता है तो इतना अच्छा रिजल्ट देता है, इतना मतलब फर्स्ट क्लास वाला रिजल्ट देता है कि ज्योतिषीय भाषा में उसको नीच भंग राजयोग के नाम से माना गया है। कई तरह से इसका जो है नीच भंग हो जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक कुंडली बना लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए हम लोगों ने कुंडली बना ली। चलो मान लीजिए हम लोगों ने कुंडली बना ली कन्या लगन की, ठीक है? आप लोगों के समझ में आ रहा है। अब कन्या लगन की कुंडली हमने बना ली और लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। आप लोगों को बताया हुआ है कि कन्या राशि में शुक्र जो है, वीनस, वो नीच का हो जाता है। और जो 12 नंबर वाली राशि है मीन राशि, अगर उसमें शुक्रदेव विराजमान हो जाए, बैठ जाए, तो उच्च के हो जाएंगे। और यहां पे जो है मरकरी 6 नंबर वाले, यानी अपने स्वराशि में, कन्या राशि में उच्च का माना गया है और जो है मीन राशि में वो नीच का माना गया है। तो अब नीच भंग राजयोग कैसे होगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है। यहां पे लगन में शुक्रदेव आकर के विराजमान हो गए, तो शुक्रदेव नीच के हो गए। लेकिन अगर इसी भाव में, यानी फर्स्ट हाउस में ही मरकरी यानी बुध भी आकर के बैठ जाए, तो ये बुध उच्च का हो गया और शुक्रदेव यहाँ पे नीच के हो गए। तो यहाँ पे एक प्रकार से उनकी जो शुक्रदेव की जो निजता है वो भंग हो जाएगी। तो इसी को नीच भंग राजयोग के नाम से जाना गया है। पहली पोजीशन तो ये हो गई। अब जब आप लोग प्रोडक्शन करोगे तो आप लोगों की जैसे नजर जाएगी ना, पहली दृष्टि जाएगी कि आप लोग देखोगे कि शुक्र तो भाई लगन में आ गया, कन्या लगन की कुंडली में तो नीच का हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि बुधदेव साथ में बैठे हुए हैं। वैसे भी शुक्र और बुध की जो युति है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत अच्छी युति मानी गई है। और यहां तो लगन में आकर के एक प्रकार से नीच भंग हो गया है। तो कहने का मतलब है, शुक्रदेव यहां बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। कैसा रिजल्ट देंगे? अब लगन में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि 7th हाउस में जा रही है। बुधदेव भी वहीं बैठे हुए हैं, उनकी भी दृष्टि 7th हाउस में जा रही है। तो कहने का मतलब है, ऐसा जातक जो होगा खूबसूरत होगा, खूब बोलने चालने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस से सकल सूरत, यानी फेस, ब्यूटी, माइंड,
लिंक, अप्रोच, सोच, यही सब देखते हैं ना। तो यहाँ पे बुधदेव तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन शुक्रदेव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव की भी दृष्टि 7th हाउस में जाएगी, तो आप यकीन मानिए जो वाइफ होगी या जो उनका हस्बैंड होगा, अगर किसी महिला की कुंडली है तो उनका पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उनकी पत्नी, ये भी बहुत खूबसूरत होंगे। अच्छे कुलीन घर से संबंध रखेंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी निभेगी, क्योंकि शुक्रदेव की दृष्टि वहां पड़ रही है। कहने का मतलब है एक प्रकार से ये नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अभी एक स्थिति और है दोस्तों, मान लीजिए शुक्रदेव यहीं बैठते हैं और जो है बुधदेव 12 में चले जाते हैं, यानी 7th हाउस में चले जाते हैं, 12 वाली राशि में, मीन राशि में। तो अब क्या होगा, अब दोनों प्लेनेट नीच के हो गए, इधर शुक्रदेव नीच के हो गए, उधर बुधदेव नीच के हो गए। तो यहां पे भी दोनों का ही, यानी बुध का भी और शुक्र का भी, दोनों प्लेनेट के, दोनों ग्रहों के एक प्रकार से नीचता जो है वो भंग हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिष में फार्मूला है, कई बार ज्योतिषी आपको नहीं बताएंगे, ये ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है कि दो प्लेनेट जो नीच हैं, दोनों प्लेनेट नीच हैं, अगर वो अपने 7th दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, सीधी दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो वो उच्च वाला जो फल है ना वो देंगे, यानी उच्च राशि वाला फल देंगे। तो अब यहां पे भी एक प्रकार से नीच भंग हो गया, बुध का भी हो गया और शुक्र का भी हो गया, क्योंकि दोनों प्लेनेट यहां पे नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और सीधी दृष्टि से, यानी 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहां पे भी एक प्रकार से नीच भंग राजयोग ही माना जाएगा। एक स्थिति और बनती है दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लेनेट जो है नीच का है और उसके ऊपर किसी उच्च प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए, तो भी नीच भंग एक प्रकार से हो जाता है, यानी उसको भी हम नीच भंग राजयोग के श्रेणी में ही रखेंगे। तो आपके समझ में ये आ गया। अब कुछ ज्योतिषी लोग इसको एक प्रकार से दृष्टिगत संबंध से भी नीच भंग मान लेते हैं कि भाई इनकी जो नीचता है वो भंग हो गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताते हैं, अभी मान लीजिए कोई प्लेनेट स्वराशि का है, यानी अपने ही राशि में विद्यमान है, अपने ही राशि में बैठा हुआ है, और अगर वो किसी नीच प्लेनेट को, यानी जो प्लेनेट एक प्रकार से नीच राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर दृष्टि डालता है, तो वहां भी ज्योतिषी लोग नीच भंग मान लेते हैं कि ये भी एक प्रकार से राजयोग बन गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कन्या लगन की कुंडली लेते हैं। अब चंद्रमा को आप लोगों को पता है वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है, तो चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में अगर विराजमान हो गए तो एक प्रकार से ज्योतिषी इनको नीच का मानेंगे। और अगर 2 नंबर वाली राशि में, यानी वृषभ राशि में विद्यमान है, तो उनका उच्च का मानते हैं। चलो देखते हैं कि अगर चंद्रमा 3rd हाउस में, यानी तीसरे घर में वृश्चिक राशि में विद्यमान है, विराजमान है, तो यहां पे अगर स्वराशि का प्लेनेट कोई उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो भी एक प्रकार से नीच भंग राजयोग ही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए गुरु 7th हाउस में विराजमान हो गए। अब गुरु अपने स्वराशि के हो गए, मतलब मीन राशि के मालिक गुरु होते हैं, और गुरु अपने स्वराशि में 7th हाउस में मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो उनकी दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 और 9, और जो तीसरी वाली दृष्टि है वो जाकर के सीधा 3rd हाउस में पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। कहने का मतलब है चंद्रमा का जो एक प्रकार से नीच प्लेनेट के, नीच ग्रह के रूप में उनको आप विवेचन कर रहे थे, उनका आप प्रेडिक्शन कर रहे थे, अब आपको नहीं करना है, क्योंकि स्वराशि का प्लेनेट जो है गुरु, उसकी दृष्टि पड़ रही है और नीच एक प्रकार से भंग हो गया, नीचता जो है उनकी भंग हो गई। तो कहने मतलब ये भी एक प्रकार से नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आएगा। दूसरा फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई प्लेनेट नीच का है, लेकिन कोई ऐसा प्लेनेट जो स्वराशि का हो, भले ही उच्च का ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि स्वराशि का हो, तो भी अगर उसकी दृष्टि पड़ती है तो एक प्रकार से नीच भंग राजयोग ही माना जाएगा। तीसरी एक जो लोगों का मानना है कि अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखिए कि राशि परिवर्तन का मतलब आप समझिए कि कई अवस्था ऐसी बनती हैं। जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे जो बुध देव हैं वो 7वें घर में अगर विराजमान हो जाए तो फिर वो नीच के हो जाएंगे। आप लोगों को बताया हुआ है कि बुध 6 यानी कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में जो है नीच का माना जाता है। अभी आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए
कि एक प्रकार से अगर इनका राशि परिवर्तन हो जाए, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज्यादातर ज्योतिषी आपको ऐसे भी प्रेडिक्शन करते हुए मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे बुधदेव यहाँ पे 7th हाउस में आ गए, 12 नंबर में आ गए, तो प्रेडिक्शन आप करोगे कि भाई लग्नेश जो है वो नीच के हो गए। अब यहीं पे राशि परिवर्तन हो जाए, यानी गुरु जो है वो 6 नंबर में चले जाए, तो अब राशि परिवर्तन हो गया, यानी बुध जो है वो गुरु की राशि में आ गए, गुरु जो है वो बुध की राशि में चले गए। तो भी कई ज्योतिषियों का मानना है कि एक प्रकार से ये नीचभंग राजयोग की तरह ही फल प्रदान करते हैं, और इसमें कोई मतलब नीच प्लेनेट की श्रेणी में उनकी विवेचना या उनकी प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। यहाँ पे अब समझने वाली बात और है, आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए बुध 7th हाउस में नीच के हैं, अगर जुपिटर 10th हाउस में यानी मिथुन में भी बैठ गए, तो भी कई ज्योतिषी बोलते हैं कि जी राशि परिवर्तन हो गया और इसको जो है हम मानेंगे नहीं, एक प्रकार से नीच भंगी हो गया। और आपको एग्जाम्पल बताता हूं, चंद्रमा जैसे 3rd हाउस में नीच का था ना वृश्चिक राशि में, लेकिन राशि परिवर्तन हो जाए, यानी ये 8 नंबर की जो वृश्चिक राशि है किसकी है, ये मंगल की है। कई ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा 8 नंबर में है तो मंगल जो वहां 4 नंबर में बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन हो गया दोनों का, यानी इनके राशि में वो बैठ गए, उनके राशि में वो बैठ गए, तो भी नीच भंग राजयोग ही मानते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है कि राशि परिवर्तन वाला उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना ज्यादा दृष्टिगत से या फिर कंजंक्शन से अगर नीच भंग हो जाए तो बहुत अच्छा जो है फल प्रदान करता है। दोस्तों आपके लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे, उदाहरण देना चाहेंगे। कई बार आप लोग जब ये विवेचना करना, प्रेडिक्शन करना, तो बहुत ध्यान से करना। अब मान लीजिए ये कन्या लग्न की कुंडली है, मैं इसी कुंडली में आपको समझा रहा हूं। सूर्य देव को जो है 1 नंबर में उच्च का माना गया है, यानी मेष राशि में उच्च का माना गया है, तुला राशि में उनको नीच का माना गया है। लेकिन यहीं पे एक परिवर्तन है, अब शनि देव को तुला राशि में उच्च का माना गया है, जबकि मेष राशि में नीच का माना गया। चलो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्यदेव 2nd हाउस में आ जाते हैं, तो ये नीच के हो गए, और शनि देव एक प्रकार से 8वें घर में विराजमान हो जाते हैं, तो वो भी नीच के हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गया। आप समझ रहे हैं ना, तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो गए और मेष राशि में शनिदेव नीच के हो गए। लेकिन आप देखिए प्लेसमेंट देखिए, कई बार जब आप लोग जल्दबाजी में प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, उस पर नजर बना के रखना है। वो जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप देखिए जैसे आपकी नजर जाएगी, एक तो कन्या लगन की कुंडली है, 12वें घर का लॉर्डशिप मिला हुआ है सूर्यदेव को, तो वो भी एक प्रकार से मारक हाउस ही माना जाएगा, क्योंकि 12वें घर को 12th हाउस को अच्छा नहीं माना गया है। और दूसरा नीच के होकर के 2nd हाउस में बैठ गए, तो अब प्रेडिक्शन तुरंत मत करने लग जाना कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा जी, बहुत गलत हो जाएगा, ये सूर्यदेव यहाँ पे निगेटिव करेंगे, अच्छा फल नहीं देंगे, ये है वो है। क्योंकि आप देखिए उनकी 7वीं दृष्टि सीधा शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, और शनिदेव भी नीच के हैं, और उनकी सीधी 7वीं दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर पड़ रही है। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10, आपको पता है। लेकिन सीधी दृष्टि से, मतलब 7th वाली दृष्टि से, जिसको हम लोग सीधी दृष्टि कहते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे एक प्रकार से बहुत तगड़ा नीच भंग हो गया, और ये नीच भंग जो है ये राजयोग की तरह काम करेगा। अब आप प्रेडिक्शन करोगे तो क्या करोगे, अभी तक आप प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जो है 12th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस में विराजमान हो गया, तो फिर अब जो है भाई दूसरे घर से क्या देखा जाता है, कुल, परिवार, कुटुंब, फिक्स एसेट, जमीन जायदाद, यही सब देखा जाता है ना वगैरह। तो अभी तक प्रेडिक्शन ये होती कि भाई ये बन नहीं पाएगा आपका, लेकिन अब जो है बिल्कुल रिजल्ट उल्टा हो गया, यानी जो फल था बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे सूर्यदेव एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये नीच भंग हो गया। और ऐसा नीच भंग, मतलब ज्योतिष का ये फार्मूला आप याद रखना, अगर दो नीच प्लैनेट, 2 नीच ग्रह आपस में एक दूसरे को सीधी दृष्टि से, यानी 7th वाली दृष्टि से सीधा आमने सामने देखते हैं, तो वो उच्च से भी ज्यादा का अच्छा वाला फल देंगे, यानी वो उच्च प्लैनेट, उच्च ग्रह की तरह ही रिजल्ट देंगे, फल देंगे। इसको जो है आपको हमेशा याद करके रखना है। 2 नीच के प्लैनेट आपस में एक दूसरे को सीधी दृष्टि से, सीधी दृष्टि मतलब 7th दृष्टि से अगर देखते हैं, तो भी एक प्रकार से ये उच्च का ही फल देंगे। तो यहां पे मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। तो 3 तरह से हो गया, एक तो कंजंक्शन के द्वारा जो है, अगर कोई नीच का प्लैनेट है, उच्च का प्लैनेट साथ में आ जाता है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अगर राशि परिवर्तन हो जाता है तो भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और अगर कोई 2 नीच प्लैनेट
आपस में एक दूसरे को सीधी दृष्टि से, सेवंथ दृष्टि से देखेंगे तो भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथा आपको बताया ही, एक फोर्थ वाला आपको बताया ही कि अगर कोई नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है और 84 का कोई प्लेनेट अपनी किसी भी दृष्टि से अगर उस प्लेनेट को देखता है तो भी कई ज्योतिषी उसको नीचभंग राजयोग की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग मतलब ये जो है ना कि कहीं भी बैठ के 84 का प्लेनेट अपनी किसी भी दृष्टि से देखे तो उसमें उतना अच्छा लाभ मिलते हुए नहीं देखा गया है। कहने मतलब जो सीधी दृष्टि से देखेंगे, सेवंथ वाली दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, और अगर किसी और दृष्टि से जैसे 5, 7, 9 से देखें तो वहां पे बहुत अच्छा फल मिलते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन रिजल्ट तो चेंज ही हुआ आता है। इसीलिए आप लोगों से कह रहा था, शुरू से कह रहा था कि जब आप कुंडली देखना तो ये मत देखना कि ये नीच का प्लेनेट है, ये ऊंच का प्लेनेट है, ये अच्छा करेगा, ये बुरा करेगा। तो फिर आप लोग कह रहे थे जी ऐसे कैसे बोल रहे हो, अगर नीच का प्लेनेट है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब आप बताइए, आप जब ढूंढने लगोगे तो कुंडली में ज्यादातर ये एक प्रकार से जो प्लेनेट की नीचता है वो भंग ही हो जाती है। और जहां पे आप लोग नीच वाले रिजल्ट की, नीच वाले फल की अपेक्षा करते हो, वहां पे एक प्रकार से राजयोग बन जाता है। तो कहने का मतलब है नीचभंग राजयोग 4 तरह से मुख्यतः बनता हुआ देखा गया है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो है वो पढ़ते तो हैं, नक्षत्र के बारे में पढ़ते तो हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, सबकी लॉर्डशिप अलग अलग ग्रहों को मिलती है, लेकिन प्रोडक्शन करते समय वो नक्षत्र को नहीं लेते हैं। देखने में यही आया है दोस्तों कि कई बार, जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोगों को कहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि गुरु उच्च के होकर के 11th हाउस में, जैसे कन्या लगन में ही देख लीजिए 4 नंबर यानी कर्क राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, और जब इनकी महादशा या अंतरदशा आई है तो फिर जो जातक है वो आप लोगों को बताया ना कि मंडी में बैठ के टमाटर बेच रहा है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। और जितने भी ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषियों ने बोला कि जी आपका तो गुरु बहुत उच्च का है और बहुत मतलब 11th हाउस, जिसको एक प्रकार से माना गया है कि इच्छा पूर्ति का घर है, तो जो कुछ आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मिला कुछ नहीं, बशर्ते कि वो जमीन पे बैठा टमाटर बेच रहा है। एक रीजन यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी मतलब कन्या लगन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी लगन की कुंडली में आप ये देखना कि गुरु उच्च का है या शुक्र उच्च का है या कोई भी ग्रह उच्च का है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है यानी नक्षत्र का लॉर्ड है, अगर उसके अंदर आकर के प्लेनेट बैठ गया है तो फिर वो उच्च का रिजल्ट नहीं दे पाता है। आपको ये बार बार समझा रहा हूं कि नक्षत्र के लॉर्ड के घर में अगर कोई उच्च का प्लेनेट बैठ जाएगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी आगे चलोगे, जब उस क्लास में पहुंचोगे तब आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली आप लोग अधूरी प्रोडक्शन करते हो अगर आप राशि और हाउस के हिसाब से प्रोडक्शन करते हो। इसी वजह से कई बार आपकी मैच नहीं हो पाएगी। जो कुछ आप बताओगे वो जो आपका जातक है, जो आपका क्लाइंट है, वो बोलेगा नहीं मिल नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है। जब आप नक्षत्र के लॉर्ड को उसमें इंक्लूड करोगे तब आप देखोगे एकदम आपकी प्रोडक्शन जो है 100% सही जाएगी। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे थे नीच भंग राजयोग के बारे में। अभी आप लोगों को पता चल गया, कोई नीच का प्लेनेट बैठा हो उसके साथ कोई उच्च का प्लेनेट कंजंक्शन में आ जाए, युति में आ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। दो नीच के प्लेनेट आपस में एक दूसरे को सीधी दृष्टि से देखते हो तो भी नीच भंग हो जाएगा। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर नीच का प्लेनेट है, कोई 84 का प्लेनेट अगर उनको किसी भी दृष्टि से देखता है तो भी नीच भंग राजयोग माना जाएगा। लेकिन इसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जो ये किसी भी दृष्टि से देखने वाला है ना 84 का, इसमें उतना अच्छा नहीं मिलता। बाकी जो 3 बताया है उसमें बिल्कुल 100% नीच भंग माना ही जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहेंगे, राजयोग से भी बड़ा ये राजयोग है, इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है कि बस पूछो ही मत। मतलब जातक भी खुश और ज्योतिषी भी खुश, दोनों खुश रहते हैं। ठीक है।